नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी ऐसा कौन सा कारक था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे अधिकार किया और यहाँ के सामाजिक आर्थिक मामले में भी हस्तक्षेप करती है और 200 साल तक यहाँ पे राज करती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 में। सन 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक वर्ग होता है, ये व्यापारी वर्ग, यानी इनका मूल उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। यानी इनके द्वारा एक बनाया जाती ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है और चार्टर दिया जाता है, चार्टर दिया जाता है, चार्टर अधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है और ये कहता है कि इसके द्वारा कहा जाता है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व में व्यापार करेगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य है कि यानी ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह केवल पूर्व में व्यापार करेगी, बाकी डच कर सकते हैं, फ्रांसीसी कर सकते हैं, अन्य सारी देश के लोग कर सकते हैं, लेकिन केवल इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही पूर्व में व्यापार करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाना। होता ऐसा है कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ये लोग भारत आते हैं। यानी भारत जब आते हैं तो भारत में वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी वस्तुओं को भारत में लाके बेचेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यही होता है भारत और चीन में। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपनी वस्तु ले जाएंगे और भारत और चीन में बेचेंगे, जिसके द्वारा हम मुनाफा कमाएंगे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो उसकी वस्तुओं का कोई डिमांड ही नहीं होता है, कोई वैल्यू ही नहीं होता है, कोई डिमांड नहीं होता है यहाँ की। यानी इंग्लैंड की वस्तुओं का कोई भारत में डिमांड ही नहीं होता है। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की जो हाथ से बनी हुई वस्तु, यानी हथकरघा हो गया और यहाँ के ऊनी कपड़े हो गए और सूती और कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड होता है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से व्यापार चालू कर देती है और वो व्यापार के बदले बुलियन लाती है। वहाँ की मुद्रा होती है बुलियन। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने देश से बुलियन लाती है और उसके द्वारा व्यापार करती है। यानी यह जो समय है भारत में भारत और इंग्लैंड के साथ मुनाफे का सौदा हो रहा है, यानी भारत को लाभ हो रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी को हानि हो रही है। ये हो गया भारत। दूसरी तरफ हो गया चीन है। चीन बंद व्यापार की नीति का पालन करता है, बंद व्यापार की नीति, यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाने नहीं देता, यानी किसी भी विदेशी कंपनी को अपने देश में जाने नहीं देता है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने संकट आ जाता है। लेकिन वहां पे कैंगटन बंदरगाह है, कैंगटन, वो एक खुला होता है, अब समस्या होती है कि वो जाने नहीं दे रहा है और कुछ समय बाद होता है कि वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड के जो व्यापारिक वर्ग है, यहाँ के जो व्यापारिक वर्ग है, इंग्लैंड हो, इंग्लैंड के जो व्यापारी वर्ग है वो ये बोलता है, क्योंकि इंग्लैंड में भी वाणिज्यवाद का चरण चालू होता है, नहीं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने लगता है धीरे धीरे, यानी वाणिज्य का वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनने लगती है, वहाँ पे भी कार्य चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक अमेरिका पे कब्जा हो चुका होता है, अमेरिका पे ब्रिटेन का कब्जा हो चुका रहता है, ब्रिटेन का, क्योंकि वहाँ पे ये लोग ब्रिटेन की खोज करवाते हैं, जिसके द्वारा वहाँ पे ब्रिटेन पे इन लोगों का कब्जा हो जाता है और ब्रिटेन यानी अमेरिका से
अमेरिका से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जैसे वहाँ पे धातु यानी सोना चांदी वहाँ से लाया जाता है, और वहीं से आलू भी लाया गया, आलू आलू और लाल मिर्च और प्याज प्याज उधर का नहीं है, यानी ये दो चीज़ ब्रिटेन को मिलती है। और आलू इतना बड़ा कारक होता है, आलू आलू ये आलू और टमाटर भी यहीं से आता है, आलू टमाटर और मिर्ची, यानी भारत और इसके द्वारा भारत में भी आलू इसी समय लाया जाता है और टमाटर भी इसी टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है, नहीं तो इससे पहले भारत में ये नहीं था। भारत में तो लहसुन भी नहीं था, लहसुन भी भारत का नहीं है, और प्याज भी भारत का नहीं है, और गाजर भी नहीं है। ये सब चीज़ें विदेशियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पे धार्मिक रूप से क्या बोला जाता है कि ये भगवान थे, उसके बाद इनका वो हो गया था, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, खैर वो अलग बात है। जब ये आलू आता है इंग्लैंड में, जब आलू इंट्रोड्यूस किया जाता है इंग्लैंड में, यानी उत्तरी अमेरिका पे ब्रिटेन का कब्जा होता है, यानी कोलंबस के द्वारा खोज किया जाता है अमेरिका का, उसको न्यू वर्ल्ड बोला जाता है। यानी जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, उसको न्यू वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि उससे पहले किसी को नहीं पता था कि वहाँ कि अमेरिका भी कोई देश है। तो जब आलू आता है ब्रिटेन में कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, ब्रिटेन के लोग खाए बिना मर रहे थे। ब्रिटेन इतना गरीब देश है, इतना गरीब देश था ब्रिटेन, इतना गरीब कि लोग खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ नहीं था वहाँ पे खाने के लिए, लोग इतने कंगाल थे। लेकिन आज ब्रिटेन वही पढ़ाई और शिक्षा जो पुनर्जागरण होता है, जिसके द्वारा वही ब्रिटेन पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेता है। यानी कहता है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे हमारा कब्जा नहीं है। और ये ब्रिटेन आलू आता है, और ये आलू ब्रिटेन में सबसे बड़ी क्रांति लेके आती है, यानी भूख के लिए, और इसके लिए युद्ध हो जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वहाँ पे एक बार क्या होता है कि आलू नहीं होता है, तो इसके लिए वहाँ पे अकाल पड़ जाता है, वहाँ के लोग खाए बिना मरने लगते हैं, बहुत सारी जनसंख्या मर जाती है आलू के बिना। तो आलू बहुत बड़ा कारक होता है, और आलू का बहुत बड़ा योगदान है इंग्लैंड के राजनीति में और इंग्लैंड को जिंदा रहने में, और अमेरिका का भी। यानी जब अमेरिका की खोज होता है, अमेरिका की खोज होगी, खोज होने के बाद वहाँ से धातु निकलती है। यानी इंग्लैंड में कोई माइनिंग ही नहीं है, तो इंग्लैंड में माइनिंग करेंगे कैसे? तो वहाँ से धातु मिलती है, और वही धातु सोना चांदी, जिसको बुलियन बोला जाता है। वो यहाँ से सोना आता है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से सोना कहाँ आ रहा है? भारत में। ये सोना आ रहा है, यहाँ पे सोना आ रहा है, और इस सोने से व्यापार किया जा रहा है भारत में। यानी भारत में बहुत अच्छा समय होता है, जिसके द्वारा भारत में आर्थिक विकास हो रहा है इस टाइम। यानी सबसे ज़्यादा विकास भी होता है बंगाल में। बंगाल पूरे भारत का 60% व्यापार बंगाल से होता है, और पूरे दुनिया का 30% व्यापार भारत से होता है। 30% पूरे दुनिया का। हम लोग कहाँ थे? चाइना में। चाइना बंद पॉलिसी अपनाता है, और उसके बाद वहाँ पे ब्रिटेन में अमीरों के द्वारा कहा जाता है, व्यापारी वर्ग के द्वारा, एक काम करो, पैसा नहीं जाएगा, जब सारा पैसा तुम ले जाओगे तो हम लोग व्यापार कहाँ से करेंगे? बहुत बड़ी समस्या आती है किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। हम लोग व्यापार करेंगे कैसे? अब बहुत बड़ी चैलेंज आ जाता है। ये लोग दिमाग लगाते हैं कि चाइना का जो कैंटन बंदरगाह है, यानी भारत में तो व्यापार किया जा रहा है, लेकिन इस व्यापार के लिए पैसा नहीं है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि भारत में कुछ ऐसा किया जाए जिसके द्वारा भारत का ही पैसा भारत में लगा के, और भारत से ही पैसा कमाया जाए, और अपना उपनिवेश और व्यापार बढ़ाया जाए। ये हो गया भारत में। हम देखेंगे बाद में भारत के राजनीतिक मैटर में हस्तक्षेप करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं चीन में। ये लोग चीन जाते हैं। चीन का जो कैंटन बंदरगाह है, कैंटन बंदरगाह, तो ये लोग सोचते हैं कि कुछ भी करो, इस कैंटन बंदरगाह पे अपना सामान पहुंचाओ, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमारा कब्जा होगा, वैसे हम ईस्ट इंडिया का चीन में घुसेंगे, वहां से व्यापारिक काम शुरू कर देंगे। अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आते हैं भारत में। भारत का जो क्षेत्र होता है मालवा, आगरा, मालवा, आगरा,
और गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर और पटना। यानी यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि अफीम की खेती करते हैं, अफीम की खेती शुरू कर देते हैं लोग भारत में। और ये अफीम आता है पटना और गाजीपुर, और ये दोनों जगह आता है। और ये यहाँ पे रिसाइकलिंग होता है, जिसके द्वारा अफीम को बनाया जाता है, जो भी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और ये अफीम भेजा जाता है कहाँ पे? केंगटन बंदरगाह पे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यही होता है कि कुछ भी करो, इन लोगों को अफीम पिलाओ। जैसे लोग अफीम पी लेंगे, अफीम के आदी हो जाएंगे, जिसके द्वारा हमारा व्यापार चालू हो जाएगा। ये लोग अफीम इतना पिलाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे अफीम भेजने लगती है, जिसके द्वारा चीन के जो लोग होते हैं अफीम के आदी हो जाते हैं। चीन के जो लोग हैं अफीम के आदी हो जाएंगे, अफीम के आदी। वहाँ पे अफीम ना देने की वजह से वहाँ पे अफीम वार हो जाती है। पहला अफीम वार होता है, उसके बाद दूसरा होता है। यानी अफीम वार में दोनों में चाइना हार जाती है। लेकिन चाइना जब हारती है, यानी चाइना जब हारता है तो उसको अपनी शक्ति का पता चल जाता है, और उसको लग जाता है कि हमारी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण हम हार गए। यानी पहला में कैंगटन पे व्यापार चालू हो जाता है, संधि भी की जाती है चीन में। और दूसरी होती है, दूसरा जब अफीम वार होता है तो उसमें ये लोग बीजिंग का, यानी जो चीन की राजधानी है बीजिंग, राजधानी राजधानी बीजिंग पे भी इसका कब्जा हो जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग में भी इसका कब्जा हो जाता है। उसके बाद हांगकांग भी ले लेते, हाँ हांगकांग भी छीन जाता है चाइना से। हांगकांग, हांगकांग में भी चाइना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होता है। वहीं विवाद चल रहा है। यानी 50 साल के लिए भी लीज पे लिया गया था, वो कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद ईस्ट इंडिया यानी चाइना का जो कब्जा है हांगकांग भी चाइना का हो जाएगा। यानी पहले भी चाइना का ही था, वो अंग्रेजों के द्वारा संधि की गई थी, जिसके द्वारा वो संधि 50 साल में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हांगकांग में भी चीन का कब्जा हो जाएगा। यानी हांगकांग भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा आगे था, जिसके कारण वर्तमान समय सारी कंपनियां भाग के गई दुबई में। यानी जिसके द्वारा यहाँ की सारी कंपनी भाग गई दुबई, या दुबई का विकास हो गया इसी के कारण। यानी ये हो गया चीन का। अभी कहानी शुरू होती भारत में। भारत ये हो गया चीन का। अब देखते हैं भारत। भारत में होता है, यहाँ के जो शासक होते हैं फारूक सियर जो होते हैं, फारूक सियर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा देते हैं। फारूक सियर, फारूक सियर 1717 में मैग्ना कार्टा। यानी इनके द्वारा मैग्ना कार्टा दिया जाता है, अधिकार, व्यापारिक अधिकार दिया जाता है, जिसमें इनको कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करेगी इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी इसका भी कारण ये था, फारूक शेयर भी इसलिए देते हैं, फारूक शेयर को कोई बीमारी हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है कहा जाता है, और जिसके द्वारा ये ठीक नहीं हो रहे थे, जिसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा ही अंग्रेज एक डॉक्टर भेजते हैं जो इनका इलाज करता है, और ये ठीक हो जाते हैं। और यही फारूक शेयर एक समय ऐसा आएगा, इनके ही दरबार के लोग इनका आंख फोड़ देंगे, गरम लोहा करके आंख फोड़ दिया जाता है। कारण है, आंख फोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि शरीयत में, इस्लाम में कहा गया, यानी शरीयत में कहा गया है कि अंधा यानी विकलांग दिव्यांग व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, विकलांग आदमी। यानी अकबर के मरने के बाद सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई होता है तो मुगल दरबार इतना भ्रष्ट हो जाता है, जिसके बाद फारूक शेयर का भी आंख फोड़ दिया तो ही मर जाता है।
जिसमें कहा जाता है, जिसमें दो भाई होते हैं, सैयद बंधु जिसको कहा जाता है, उन लोगों का रोल बहुत ज्यादा होता है, सैयद बंधु। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, सत्ता पलटने में, जिसको चाहते हैं उसको बना